हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी की जो इंट्रोडक्शनल वीडियो थी वो देख चुके हैं कि उसमें क्या क्या होता है, कैसे जीन ट्रांसफ़र होता है। और अब ये सेकंड टॉपिक है जिसमें एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ओवरव्यू देख लेते हैं। उसमें हम इम्पोर्टेंस एप्लीकेशंस मतलब कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इसमें हम एग्रीकल्चर में देख लेंगे, ट्रांसजेनिक मेडिसिन एंड इथिकल इशू में देख लेंगे। तो अब हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। इट मींस एग्रीकल्चर में ये कैसे इम्पोर्टेंट देता है बायोटेक। ठीक है, तो ड्यू टू बायोटेक्नोलॉजी हमें काफ़ी चीज़ें जो जीन्स होते हैं उनको इंटरफेयर करना और जेनेटिक मेकअप में चेंज करना, इसमें काफ़ी हेल्प हुई है। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा गोल्डन राइस, दूसरा आता है फ्लेवर सेवर टोमेटो, तीसरा है बीटी कॉटन एंड चौथा है आरएनए इंटरफेरेंस। तो जब 1960 में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें प्रोडक्ट जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो ट्रिपल हो गई थी। क्यों? क्योंकि उसमें सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स को बोया जाने लगा था। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करने लगे थे जिससे जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में हो। और इरिगेशन फैसिलिटीज़, इट मीन्स पौधों को पानी वगैरह काफ़ी अच्छे से दिया जाने लगा था। इससे जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो ट्रिपल हो चुकी थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे। दूसरा पॉइंट है मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। जो अभी हम ये बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर में देख रहे हैं, जिसमें पहला पॉइंट आता है कि जिस बायोटेक की वजह से जो क्रॉप्स हैं वो जो एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं, मतलब कोल्ड हो गया, ड्राफ्ट हो गया, सॉल्ट, हीट, ये सारी चीज़ें जो क्रॉप प्रोडक्शन को टॉलरेट करती है, इन चीज़ों से वो क्रॉप्स को काफ़ी हेल्प करता है ताकि वो इन चीज़ों में सस्टेन होना सीखे। तीसरा है reduce reliance on chemical pesticide, pest resistant plant and crops, it means BT cotton। इसका मतलब है जो केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, उनका यूज़ नहीं करना पड़ रहा था, उनका यूज़ बहुत कम हो गया था। बायोटेक की वजह से जो प्लांट हैं वो खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बीटी कॉटन में देखेंगे आगे। चौथा पॉइंट है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है क्रॉप्स के, उसको रिड्यूस करने में उसने हेल्प की। मतलब जो प्लांट पहले ही ख़राब हो जाते हैं, हार्वेस्टिंग से पहले ही ख़राब हो जाते हैं, उसकी मात्रा में रिडक्शन आया है। पांचवा पॉइंट है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स यूजेज बाय प्लांट्स, दिस प्रिवेंट easily early exhausting on a fertility of soil। एंड लास्ट पॉइंट है इनहेंस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। जो क्रॉप्स में जो फूड प्रोडक्शन होता है, क्रॉप्स की हेल्प से जो फूड प्रोडक्शन होता है, उसमें जो न्यूट्रिशन की मात्रा थी वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई थी। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं, विटामिन ए इनरिच राइस, ये भी एक बायोटेक के द्वारा एक मॉडिफाई राइस है जिसको हम गोल्डन राइस भी कहते हैं। ये येलोइश कलर का होता है। इसमें बीटा कैरोटीन जीन को डाला गया है जो कि एक प्रिकर्सर है विटामिन ए के लिए। इसलिए जिनको विटामिन ए की कमी रहती है वो गोल्डन राइस को कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे विटामिन ए, क्योंकि ये जो राइस होता है ये विटामिन ए इनरिच्ड रहता है। अब एग्रीकल्चर के बेसिस पे हम सबसे पहले बैसिलस थुरिनजेनेसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस रहता है उसमें जो क्राइजीन रहता है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस एक बैक्टीरिया है। इसमें एक क्राइजीन होता है, मतलब एक जीन होता है जो कि एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है। उस जीन को हम क्राइजीन कहते हैं और उस प्रोटीन को हम क्राई प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटीन रहता है ये एक टाइप का इनएक्टिव टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। मतलब ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो जब बैसिलस थुरिनजेनेसिस किसी भी जब बैक्टीरिया को कंज्यूम करता है, कोई अदर ऑर्गेनिज्म उस बैक्टीरिया को, बैसिलस थुरिनजेनेसिस को कंज्यूम करता है, खा लेता है, तो जो टॉक्सिन रहता है जब वो मिड गट में एंटर करता है
जब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के मिडगट में एंटर करता है, जैसे मैंने दिखाया है, तो ड्यू टू अल्कलाइन पीएच, जो पीएच रहता है मिडगट का वो एल्कलाइन रहता है, तो एल्कलाइन पीएच की वजह से जो क्राइजीन रहता है वो एक्टिव हो जाता है। क्राइजीन एक्टिव होगा तो जो एक्टिव टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से एक्टिव टॉक्सिन का प्रोडक्शन होगा। अब जब एक्टिव टॉक्सिन का प्रोडक्शन होगा तो उसकी वजह से वो मिडगट में परफोरेशन, मतलब छोटे छोटे छेद कर देता है और बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, और ख़ुद भी डाइजेस्ट हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, और वो जिसने उसको खाया है वो भी मर जाता है, क्योंकि उसकी जो मिडगट रहती है उसमें परफोरेशन हो जाता है, जिससे जो सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगी वो सारी ख़राब हो जाएंगी। तो इस वजह से देखा गया है जो क्राइजीन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो जो क्राइजीन होता है इज़ यूज़फुल एंड इंसर्टेड इनटू मैनी क्रॉप्स। तो जो क्राइजीन है ये बैक्टीरिया से निकाल के काफ़ी सारे प्लांट्स में इंसर्ट किया गया है, ताकि अगर कोई भी प्लांट्स को अगर कोई बैक्टीरिया खाता है तो क्राइजीन एल्कलाइन पीएच के द्वारा एक्टिव हो जाएगा और टॉक्सिन प्रोड्यूस करके खुद ही उस बैक्टीरिया की डेथ का कारण बन जाएगा। तो इस क्राइजीन को हमने यूज़ किया है, मतलब जो भी साइंटिस्ट वगैरह थे, बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बीटी कॉटन बनाया है, बीटी पोटैटो बनाया है इससे। बीटी क्रॉप्स में हमारा सबसे पहले आ जाता है बीटी टोमेटो, जो कि सबसे पहला प्लांट था, सॉरी बीटी ब्रिंजल सबसे पहला बीटी क्रॉप था इंडिया में, ठीक है। बीटी कॉर्न बनाया, बीटी राइस, ऐसे काफ़ी सारे प्लांट्स में क्राइजीन को इंसर्ट किया है। ये सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है और ये एग्रीकल्चर फील्ड में है। अब जो जीन्स होता है, जो क्राइजीन होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस का, वो केवल 3 कैटेगरी पे एक्ट करता है। इट मीन्स वो जो इंसेक्ट्स प्लांट्स को खाते हैं उन इंसेक्ट्स की ओनली 3 कैटेगरीज हैं जिन पे वो एक्ट करता है। सबसे पहला आता है लेपिडोप्टेरस, जिसमें आता है हमारा बर्ड वॉर्म, बॉल वॉर्म एंड आर्मी वॉर्म। दूसरा आता है डिप्टेरेंस, जैसे मॉस्किटो हो गई, हाउस फ्लाई हो गई। डिप्टेरेंस में हमारी 2 विंग ऑर्गेनिजम्स या इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। फिर थर्ड आता है कोलियोटेरेंस, जिसमें आते हैं हमारे सारे बीटल्स आते हैं, ठीक है। इन 3 कैटेगरीज ऑफ इंसेक्ट्स में ये क्राइजीन जो रहता है वो वर्क करता है, एक्ट करता है। मतलब जैसे हम देख सकते हैं जो बीटी कॉटन है उसमें कॉटन बॉल वॉर्म बीटी कॉटन को अटैक करता है, ठीक है। कॉटन बॉल वॉर्म दोनों नाम सेम है। और जो बीटी कॉटन होता है वो एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है, ठीक है। जो कॉटन बॉल वॉर्म है उसमें क्राई 1AC और क्राई 2AB जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और जो कॉर्न बोर रहता है उसमें क्राई 1AB जीन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर में हमें दूसरा पॉइंट देखने को मिलता है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, जिसमें आरएनए का इंटरफेयर कराया जाता है। अभी तक हम देख रहे थे कि जीन्स का इंटरफेयर, जो कि क्राइजीन है, उसका इंटरफेयर कराया जा रहा था। अभी आरएनए इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। तो ये कैसे देखने को मिलता है? जो टोबैको प्लांट रहते हैं उनको नेमाटोड जो रहते हैं वो टोबैको प्लांट को अटैक करते हैं, टोबैको प्लांट में अटैक करते हैं। नेमाटोड क्या रहते हैं? ये एस्कल हेल्मिन्थिस का के अंडर आते हैं, ठीक है। जो नेमाटोड रहते हैं वो टोबैको रूट की रूट्स पे अटैक करते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसको हम रूट नॉट कहते हैं, ठीक है। जो नेमाटोड है वो उनमें से एक नेमाटोड का नाम क्या है? मेलोइडिगाइन इनकॉग्निशिया, जो कि एक पेस्ट है जो टोबैको प्लांट पे अटैक करता है और रूट नॉट डिजीज़ कॉज करता है। अब आरएनए इंटरफेरेंस में हमें जीन साइलेंसिंग, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी और आरएनए इंटरफेरेंस, ये तीनों चीज़ें या आरएनए-आई, ये चारों चीज़ें आरएनए इंटरफेरेंस को ही कहते हैं, ठीक है। जीन साइलेंसिंग का मतलब है, आप इससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। जीन साइलेंसिंग का मतलब है जीन को साइलेंस कर देना, जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन ना हो और कैरेक्टर शो ही ना हो। तो मान लो ये एक नेमाटोड है मेलोडिगाइन, ठीक है। अब ये टेम्पलेट डीएनए है। टेम्पलेट डीएनए हमारे एमआरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। जो एमआरएनए है उसमें पर्टिकुलर एक जीन है जो कि एक प्रोटीन को बनाता है, और जो प्रोटीन इम्पॉर्टेंट है मेलिडोगाइन के लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं? सो वी इंसर्ट एंटीसेंस आरएनए। एंटीसेंस आरएनए का मतलब होता है जो आरएनए फॉर्म हुआ है जिसमें वो जीन है जो कि प्रोटीन जो इम्पोर्टेंट है वो
प्रोटीन, उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, एंटीसेंस आरएनए वही होता है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए डाल देंगे, जिससे जो आरएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। ठीक है, जो मैसेंजर आरएनए होगा वो डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी प्रोटीन नहीं बनाते हैं। ठीक है, वो किसी चीज़ के लिए कोड ही नहीं कर पाएंगे, तो वो प्रोटीन नहीं बनाएंगे, जिससे डिजीज़ कॉज नहीं होगी और एब्सेंस ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम इसमें आरएनए का इंटरफेयर करा देते हैं। अब इसकी एक प्रोसेस है, वो कैसे होता है। ठीक है, मान लो ये टोबैको सेल है, हमने टोबैको सेल लिया। अब टोबैको सेल में हमने टेम्पलेट स्ट्रैंड डाला जो कि एक पर्टिकुलर आरएनए को फॉर्म कर रहा था, जिसमें वो जीन प्रेजेंट होगा जो कि वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड डाला हमने मेलोडीगाइन का। ठीक है, उसने सेंस आरएनए बनाया। ठीक है, अब जब हम टेम्पलेट स्ट्रैंड डालेंगे टोबैको सेल में, हम एक लेबोरेटरी में कर रहे हैं, तो हम टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड भी डालेंगे। ठीक है, अब जब हम नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड डालेंगे तो उससे भी एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, तो जो एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा नॉन टेम्पलेट से, वो उसको हम एंटीसेंस आरएनए कहेंगे, जो कि सेंस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, अब जब सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए साथ में आएंगे तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है उससे तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो टोबैको सेल को मेलोडीगाइन ने इंजेस्ट कर लिया। अब मेलोडीगाइन ने इंजेस्ट किया। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेल को इंजेस्ट कर दिया मेलोडीगाइन ने, तो जो सेंस आरएनए और एंटीसेंस आरएनए हैं वो डबल स्ट्रैंडेड है अभी। ठीक है, तो जो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं एंजाइम्स के द्वारा। ठीक है, मेलोडीगाइन में कोई एंजाइम्स होंगे जो कि इनके छोटे छोटे पीसेस फ्रेगमेंट्स बना देता है। ठीक है, इनको सिंगल स्ट्रैंड बना देता है। अब जब ये सिंगल स्ट्रैंड बन जाएंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, तो जो एमआरएनए होगा मेलोडीगाइन का, ठीक है, जो एमआरएनए होगा अंदर मेलोडीगाइन का, तो जो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं ये एमआरएनए के साथ पेयरिंग कर लेंगे और उसको डबल स्ट्रैंडेड बना देंगे, और डबल स्ट्रैंडेड बनाने के बाद उस एमआरएनए को साइलेंस कर देंगे। इट मीन्स उसको प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं करने देंगे। तो इसी प्रोसेस को हम आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, और ये जो आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के द्वारा ही इनिशिएट की जाती है। बिना डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के ये प्रोसेस संभव नहीं है। अब इसका एक और आरएनए इंटरफेरेंस का एक और एग्जाम्पल है जो कि है फ्लेवर सेवर टोमेटो। अब जैसे हम देखते हैं, जैसे हम टोमेटो ख़रीदते हैं, टमाटर ख़रीदते हैं, तीन चार दिन बाद वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें एक ऐसा जीन है जो कि एक ऐसा एमआरएनए का फॉर्मेशन के बाद ऐसा प्रोटीन बनाता है, ऐसा प्रोटीन बनाता है जो कि एंजाइम को फॉर्म करता है, मतलब एंजाइमिक कैरेक्टर दिखाता है, जिस एंजाइम को हम पॉलीगल एक्टरनेज कहते हैं। जो ये पॉलीगल एक्टरनेज है वो एक टोमेटो की जो सॉफ्ट कवर होती है उसको डिग्रेड करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो टोमेटो की सॉफ्ट कवरिंग रहती है वो पैकेटीन की बनी रहती है, जिसको वो डिग्रेड कर देता है, जिससे जो टमाटर रहता है वो ऐसे सॉफ्ट सा हो जाता है। ठीक है, फटने वाला जैसा रहता है। अब ड्यू टू आरएनए इंटरफेरेंस के जो हम आरएनए हैं, एमआरएनए हैं, उसको हम डबल स्ट्रैंडेड बना सकते हैं। उसके जो एंटी सेंस आरएनए होगा वो उससे पेयर कर जाएगा सेंस आरएनए से, जिससे कोई भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो एंजाइम भी फॉर्म नहीं करेगा। अब जब एंजाइम ही फॉर्मेशन नहीं करेगा तो पैकेटिन डिग्रेड नहीं होगी, जिससे जो शेल्फ लाइफ होगी टमाटर की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, एग्रीकल्चर में हमें यही 3 एप्लीकेशंस देखने को मिलेगा। बाकी हमारा है बायोटेक का सेकंड एप्लीकेशन है इन मेडिसिन, उसको हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमिलिन जो कि ह्यूमन इंसुलिन रहता है उसे बनाने में हेल्प करता है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।